Hello students, welcome to the class of MA Previous Sociology, Paper 2, Unit 2। हम पिछले कुछ वीडियो से लगातार कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अध्ययन करते आ रहे हैं और आज भी हम उसी सिद्धांत की चर्चा जारी रखेंगे। आज हम इस चर्चा का चतुर्थ भाग देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, एप्लीकेशन ऑफ डायलेक्टिक्स टू हिस्ट्री। तो पिछले वीडियोस में हमने ये समझा था कि डायलेक्टिक्स क्या है और डायलेक्टिकल मेथड क्या है, उसके नियम क्या हैं, और मार्क्स ने जो अपना एक मटीरियलिस्टिक व्यू सामने रखा था, एक भौतिकवादी विचार सामने रखा था, उसको भी हमने देखा। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि कार्ल मार्क्स ने जो डायलेक्टिकल विधि है, जो द्वंद्वात्मक विधि है, उसको इतिहास को समझने में किस प्रकार से प्रयोग किया। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि उन्होंने मानव समाज के विकास के इतिहास को डायलेक्टिकल विधि से समझने की कोशिश की है। और जब उनका ये प्रयास होता है कि वे द्वंद्व के विधि से इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म कहते हैं। तो आज वास्तव में हम वही देखने जा रहे हैं, मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद। Marx applied the dialectical method to understand the historical development of social systems। तो मार्क्स ने सामाजिक व्यवस्थाओं के ऐतिहासिक विकास को द्वंद्वात्मक विधि के माध्यम से समझने की कोशिश की। He postulated that the history of the development of social systems could be divided into 4 stages। तो मार्क्स ने कहा कि अभी तक जो सामाजिक व्यवस्थाओं के विकास का इतिहास रहा है, उसको हम 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। The oldest or the earliest stage was the primitive communist society, followed by the slave society, feudal society and capitalist society in that order। तो उन्होंने कहा जो सबसे आदिम सामाजिक व्यवस्था थी, जो सबसे पुरानी, सबसे पहली, प्राचीनतम जो सामाजिक व्यवस्था थी, वह आदिम साम्यवादी व्यवस्था थी। उसके पश्चात दासत्व आधारित सामाजिक व्यवस्था आई, उसके बाद सामंतवादी सामाजिक व्यवस्था आई और अंत में पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था आई, जिसमें कि ये वो समय था जब कार्ल मार्क्स अपना ये सिद्धांत, अपने ये विचार प्रतिपादित कर रहे थे। उस समय पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। Thus, social systems following the first law of dialectics are always dynamic and keep changing। तो जो पहली लॉ है डायलेक्टिक्स की, जो द्वंद्वात्मक विधि का जो पहला नियम है, वो यही कहता है कि द्रव सदैव गतिमान रहता है, गतिशील रहता है, अस्थिर रहता है, निरंतर बदलता रहता है, गति करता रहता है। तो मार्क्स का ये कहना था कि सोसाइटीज़ और सोशल सिस्टम्स भी स्थिर नहीं रहते हैं, वह डायनामिक होते हैं, वह गतिशील होते हैं और उनके स्वरूप में इसी गति के कारण, इसी डायनामिक्स के कारण निरंतर बदलाव होते रहते हैं। He further argues that in all societies, barring the earliest one, there have been 2 mutually antagonistic classes as per the second law of dialectics। अब जो डायलेक्टिक्स का दूसरा नियम आप लोगों को याद होगा, हमने चर्चा की थी, वह यह है कि प्रत्येक व्यवस्था में 2 परस्पर विरोधी तत्व एक साथ विद्यमान रहते हैं और उसी के कारण वो व्यवस्था बनी रहती है। तो यूनिटी ऑफ द ऑपोजिट्स, यानी अनेक तत्वों की एकता का नियम या विरोधी तत्वों की एकता का नियम। तो यह नियम भी लागू करते हुए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं रही हैं अब तक के इतिहास में, उन सभी में 2 परस्पर विरोधी वर्ग रहे हैं और उन परस्पर विरोधी वर्गों की वजह से ही वो व्यवस्था बनी रहती है, वह व्यवस्था संचालित होती है। तो वो उन्होंने समाजों के इतिहास के संदर्भ में फिर डायलेक्टिकल मेथड का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया और बताया कि हर सामाजिक व्यवस्था, जो भी 4 सामाजिक व्यवस्थाएं रही हैं, उनमें से अगर हम सबसे पहली को छोड़ दें, जो आदिम साम्यवादी व्यवस्था है,
उसको छोड़ दें तो अब तक जितनी भी व्यवस्थाएं रही हैं उसमें दो परस्पर विरोधी वर्ग सदैव विद्यमान रहे हैं। इनके हित परस्पर विरोधी हैं, इनके इंटरेस्ट परस्पर विरोधी हैं और इसलिए वे एक दूसरे के साथ संघर्ष की स्थिति में होती हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में रहती हैं। वो एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जो आदिम साम्यवादी व्यवस्था थी उसमें मनुष्य जंगल में रहता था और अन्य जानवरों की तरह जंगल में जो कंदमूल फल उसको उपलब्ध होते थे वही उसकी आजीविका का साधन थे, उन्हीं के ज़रिए से वह अपना जीवन निर्वाह करता था। तो जो फल थे, फल फूल थे, जो जंगल थे, जो फॉरेस्ट थे, वही उत्पादन का साधन थे, वही मोड ऑफ प्रोडक्शन थे और उस मोड ऑफ प्रोडक्शन पर सबका समान रूप से नियंत्रण था। यानी जंगल सभी के लिए थे और जंगल में उपलब्ध फल फूल भी सभी के लिए थे। तो इसलिए यह जो समाज था उसमें किसी तरह का वर्ग विभाजन नहीं था, सब कुछ सबका था और इसलिए जिसको जितनी आवश्यकता होती थी वह जंगल से प्राप्त करता था और अपना पेट भरता था। तो यह वर्ग विहीन समाज था जिसमें किसी तरह का वर्ग विभाजन नहीं था, किसी तरह की कोई निजी संपत्ति नहीं थी, सब कुछ सबका था और इसलिए यह जो समाज था यह समानता पर, साम्य पर आधारित था, टोटल इक्वालिटी थी, समाज में किसी तरह का शोषण नहीं था। लेकिन जैसा कि होता है परिवर्तन चूंकि प्रकृति का नियम है तो यह व्यवस्था लंबे समय तक नहीं रही और फिर क्या हुआ वह ये कहते हैं कि परिवर्तन होने शुरू हुए और हम आदिम साम्यवादी अवस्था से निकलकर दासत्व आधारित व्यवस्था में गए जहाँ कुछ लोगों ने जंगल पर नियंत्रण कर लिया, अपने शारीरिक शक्ति के बल पर, अपनी ताकत के बल पर उन्होंने उत्पादन के साधन यानी जंगलों पर नियंत्रण किया और शेष लोग जो इतने अधिक शक्तिशाली नहीं थे वे उनके गुलाम हो गए, वे उनके दास हो गए और इस तरह से समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। एक शोषक वर्ग था, जो दास मालिक थे वो शोषक थे और दूसरा शोषित वर्ग था, एक्सप्लॉयटेड क्लास थी, जो दास थे, जो दास मालिकों के नियंत्रण में थे। तो इस तरह से समाज में वर्ग विभाजन शुरू हो गया, दो परस्पर विरोधी वर्ग समाज में स्थापित हो गए और इस तरह से डायलेक्टिकल मेथड का जो रूल नंबर 2 है, यूनिटी ऑफ द ऑपोजिट्स, परस्पर विरोधी तत्वों की एकता का नियम, तो यह जो समाज है वो परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित हो गया और इस तरह से दास और दास मालिक के माध्यम से ही यह व्यवस्था बनी रही। इसके बाद जब हमने खेती के द्वारा उत्पादन करना सीखा, कृषि के माध्यम से उत्पादन करना सीखा, तो अब ताकत शारीरिक बल की नहीं थी बल्कि ताकत उसके पास आ गई जिसके पास कृषि योग्य भूमि थी, जिसका कृषि योग्य भूमि पर नियंत्रण था। तो इस तरह से फिर समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, एक तो सामंत जो कृषि योग्य भूमि का मालिक था, जमींदार, और दूसरा वह कृषि श्रमिक जिसका ज़मीन पर नियंत्रण नहीं था लेकिन जो ज़मींदार की ज़मीन पर खेती करता था। तो अब समाज फिर दो वर्गों में विभाजित हो गया, दो परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित हो गया। एक के पास उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण था, दूसरे के पास उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण नहीं था, इसलिए एक शोषक था, एक शोषित था। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि सामंतवादी व्यवस्था में फिर समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। उसके बाद उद्योगों का समय आया और मनुष्य ने मशीनों के माध्यम से भारी मात्रा में उत्पादन करना शुरू किया, आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना शुरू किया और जो अतिरिक्त उत्पाद थे उसको भारी मात्रा में जो है ऊंचे दामों पर दूसरी जगह बेचना प्रारंभ किया और इस तरह से हम एक नई तरह की सामाजिक व्यवस्था में हमने प्रवेश किया जिसे हम पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं, जिसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है। पूंजीवाद उत्पादन सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए नहीं करता है, सिर्फ जीविका निर्वाह के लिए उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए उत्पादन किया जाता है और इसलिए भारी मात्रा में उत्पादन करके जो सब्सिस्टेंस के बाद जो बच रहा है उसको ऊंची दामों पर दूसरे स्थानों पर दूसरे लोगों को बेचना ताकि उससे अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके, पूंजी से और पूंजी प्राप्त की जा सके। और ऐसी स्थिति में ऐसे समाज में उत्पादन का साधन जो है वो उद्योग हो गया, फैक्ट्री हो गई, कारखाना हो गया और समाज में फिर
उत्पादन के साधनों के पर नियंत्रण के आधार पर दो वर्ग बन गए। एक पूंजीपति जिसके पास कैपिटल था, पूंजी थी, उद्योगों पर नियंत्रण था, और दूसरा श्रमिक वर्ग जिसके पास उद्योगों पर नियंत्रण नहीं था, जिसके पास पूंजी नहीं थी, केवल अपना श्रम था, मेहनत थी, जिसे वह पूंजीपति को बेचता था और बदले में उससे श्रम मूल्य प्राप्त करता था, मजदूरी प्राप्त करता था। तो इस तरह से फिर परस्पर विरोधी वर्गों में समाज का विभाजन हो गया। तो मार्क्स का ये कहना है कि समाज जो है वह निरंतर सामाजिक व्यवस्थाएं एक से दूसरे स्वरूप में बदलती चली गई, और ये बदलाव जो है वह उत्पादन के शक्तियों और उत्पादन के संबंधों में जब इम्बैलेंस हुआ, असंतुलन हुआ, उसके कारण उत्पन्न हुआ। तो एक परिवर्तन का बीज पहली व्यवस्था के भीतर ही था, वहीं से वह बीज परिवर्तन का निकला और उसने उस अवस्था को नेगेट करते हुए एक नई अवस्था को जन्म दिया। तो इस तरह से जो चौथा नियम है, नेगेशन ऑफ नेगेशन, यानी नकारात्मकता की नकारात्मकता का नियम डायलेक्टिक्स का यहाँ लागू होता है, और एक अवस्था को नेगेट, खारिज कर कर हम दूसरी अवस्था तक पहुँचे। दूसरी अवस्था की नकारात्मकता का बीज उसी अवस्था के भीतर था, वहीं से उस अवस्था को नकारा गया और हम तीसरी अवस्था तक पहुँचे। फिर तीसरी अवस्था को नकार कर हम चौथी अवस्था तक पहुँचे, और इस तरह से मानव समाज के विकास के इतिहास को कार्ल मार्क्स समझाते हैं। As long as there was harmony between the relations and forces of production, these systems remained stable. But the moment there was disharmony between the forces and relations of production, social systems changed. तो पहले जो आप देखेंगे कि जो सबसे पहली अवस्था थी उसमें सब कुछ सबका था, लेकिन जैसे ही शारीरिक शक्ति का महत्व बढ़ा, जिनके पास ताकत थी उन्होंने जंगल को अपने नियंत्रण में कर लिया, उसी के साथ जो आपस के समानता के संबंध थे वो बदल गए और समाज एक दूसरे स्टेज पर पहुंचा, जहां उत्पादन की जो शक्तियां हैं अब शारीरिक बल नहीं बल्कि कृषि का जो टूल्स हैं वे उत्पादन की शक्तियां बन गई, और इसलिए अब पुराने उत्पादन के संबंध समानता के नहीं चल सकते थे, और इसलिए अब समाज जो है वह पुनः दूसरे प्रकार के संबंधों की ओर बढ़ गया, और इसीलिए सामाजिक व्यवस्थाएं भी बदल गईं। तो जैसे ही उत्पादन के संबंध और उत्पादन की जो शक्तियां हैं उसमें बदलाव हुआ, सामाजिक व्यवस्थाएं बदल गईं। जैसे ही हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था तक गए, पुनः हमारी आर्थिक संरचना में बदलाव हुआ, और उस आर्थिक संरचना के बदलाव के कारण सामाजिक व्यवस्था में भी बदलाव आ गया। तो इस तरह से मार्क्स ने समझाया है हमें कि कैसे डायलेक्टिक्स के ज़रिए हम इस पूरे इतिहास के कालक्रम को, इस सामाजिक व्यवस्थाओं के विकास के इतिहास को समझ सकते हैं। Having established the various stages of the development of social systems, Marx then went on to predict that owing to the inherent contradictions in the capitalist system, it would meet its end through a bloody revolution by the working class, and that would mark the beginning of a new social system that Marx called the modern communist system. तो मार्क्स ने ये चार अवस्थाओं की तो बात की। आदिम साम्यवादी व्यवस्था जिसमें पूर्ण साम्य था, कोई वर्ग विभाजन नहीं था, सब कुछ सबका था। लेकिन उसके बाद की जो तीन अवस्थाएं थीं, दासत्व आधारित व्यवस्था, ज़मींदारी व्यवस्था और औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इन सब में हम वर्ग विभाजन देखते हैं। समाज में दो वर्ग देखते हैं जिनके हित परस्पर विरोधी होते हैं। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि इन सभी अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा शोषणकारी जो अवस्था थी वह पूंजीवादी अवस्था थी। पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था है वह सबसे अधिक शोषणकारी है। उसके अंदर बहुत से आंतरिक विरोधाभास हैं, और अपने इन्हीं आंतरिक विरोधाभासों के चलते एक दिन जो श्रमिक हैं वो एक रक्त रंजित क्रांति करेंगे, और उस रक्त रंजित क्रांति के परिणाम स्वरूप पूंजीवादी व्यवस्था का नाश हो जाएगा, और पूंजीवादी व्यवस्था के नाश के पश्चात पुनः एक आधुनिक साम्यवादी व्यवस्था स्थापित होगी, जिसमें उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण होगा। पुनः हम एक ऐसे समाज की दिशा में बढ़ेंगे जहां सब कुछ सबका होगा, और जब सब कुछ सबका होगा और किसी एक व्यक्ति का कुछ नहीं होगा, अर्थात निजी संपत्ति की अवधारणा समाप्त हो जाएगी, सभी मिलकर के उत्पादन करेंगे और
जिसको जितनी आवश्यकता होगी उसको उतना मिलेगा, इस तरह का एक समाज की स्थापना होगी। यह तब नहीं हुआ था, मार्क्स ने ऐसे समाज की कल्पना की थी और वे मजदूरों का, श्रमिकों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ और एक होकर इस पूंजीवादी शोषणकारी व्यवस्था का नाश करो, ताकि एक साम्यवादी, आधुनिक साम्यवादी समाज की स्थापना हो सके। तो यह एक तरह का प्रेडिक्शन था, एक तरह की भविष्यवाणी थी, जिसमें कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था का जो शोषण है, जो उसके आंतरिक विरोधाभास हैं, उन सब के चलते श्रमिकों के अंदर असंतोष पैदा होगा और यह असंतोष धीरे 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 बढ़ेगा। जैसे आपने पढ़ा कि पहले जो परिवर्तन होता है वो मात्रा में होता है और उसके बाद जब मात्रा अपने चरम पर पहुंचती है तो वस्तु का गुण बदल जाता है। तो उसी तरह से कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उससे जो श्रमिक है वो इतना अधिक असंतुष्ट हो जाएगा, वह इतना आक्रोशित हो जाएगा कि उसका जो गुस्सा है, उसका जो आक्रोश है, वह धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा और जब वह अपने चरम पर पहुंचेगा तब मजदूर जो है, श्रमिक जो है, वह एक होकर के, संगठित होकर के और एक रक्त रंजित क्रांति करेगा और रक्त रंजित क्रांति के परिणाम स्वरूप इस पूरी पूंजीवादी व्यवस्था का नाश कर डालेगा, उसे ख़त्म कर डालेगा, उसका विनाश कर देगा और फिर एक नई तरह की आधुनिक साम्यवादी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का जन्म होगा। तो रेवोल्यूशन जो है, क्रांति जो है, वह बदलाव होगा जिसके बाद समाज में आमूलचूल बदलाव होंगे और एक नए तरह की सामाजिक व्यवस्था की स्थापना होगी जो पूर्ण साम्य पर आधारित होगी। तो इस तरह से डायलेक्टिक्स की चारों ही लॉज का इस्तेमाल करते हुए कार्ल मार्क्स हमें ये बताते हैं कि कैसे सामाजिक व्यवस्थाओं का ऐतिहासिक विकास हुआ है। तो जब श्रमिक अपनी रक्त रंजित क्रांति करेंगे और पूंजीवाद का नाश कर देंगे तो उसके बाद जो समाज आएगा वह ठीक पहले आदिम साम्यवादी समाज की तरह ही एक आधुनिक मॉडर्न कम्युनिस्ट सोसाइटी होगा, साम्यवादी समाज होगा, जिसमें फिर से कोई वर्ग विभाजन नहीं होगा। जिस तरह से प्रारंभिक समाज में कोई वर्ग विभाजन नहीं था, सब एक समान थे, उसी तरह का पूर्ण साम्य पर आधारित एक आधुनिक साम्यवादी समाज स्थापित होगा। ऐसे समाज जिसमें उद्योगों पर पूरे समाज का नियंत्रण होगा, सब मिलकर उत्पादन करेंगे और जो जितना काम करेगा, सब मिलकर उत्पादन के संगठन में काम करेंगे और जिसको जितनी आवश्यकता होगी उसको उतना प्राप्त होगा। तो इस तरह के एक सिस्टम की, एक कम्युनिस्ट सिस्टम की, एक साम्यवादी सिस्टम की मार्क्स ने कल्पना की थी, भविष्यवाणी की थी और इसीलिए हम मार्क्स को एक रेवोल्यूशनरी थिंकर कहते हैं, एक क्रांतिकारी विचारक कहते हैं, जिन्होंने समाज में क्रांतिकारी बदलाव का आह्वान किया था और केवल थियरी, केवल सिद्धांत की बात नहीं की थी, बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए व्यावहारिक तरीका बताया था, क्रांति का तरीका बताया था कि क्रांति के माध्यम से समाज बदलेंगे। This stage, he predicted, would be the last stage in the development of social systems. History would cease as classes and class conflict would cease. तो वो कह रहे हैं यह इतिहास का चरम होगा, इसके बाद इतिहास रुक जाएगा, क्योंकि अब न तो वर्ग होंगे न वर्ग संघर्ष होंगे। ऐसे समाज में तो स्टेट की भी ज़रूरत नहीं होगी, राज्य की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि राज्य तो पूंजीपति के या जो भी डोमिनेंट क्लास होती है उसके हितों को पूरा करने का साधन हो जाता है। तो जब वर्ग ही नहीं होंगे तो फिर राज्य की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो इसलिए वह कहते हैं कि ये मनुष्य के, समाज के विकास के इतिहास का सबसे अंतिम चरण होगा, जिसमें सब तरह का शोषण, सब तरह के वर्ग, सब तरह के राज्य समाप्त हो जाएंगे। एक वर्ग विहीन, शोषण विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी और समाज में पूर्ण साम्य स्थापित हो जाएगा। This would be a classless, exploitation-free and stateless society in which no one would own anything, as everything would be owned by the community and each individual would contribute in the organization of production as per his ability and each would get according to his need.
तो ये एक बहुत ही सुंदर और आदर्श समाज की कार्ल मार्क्स ने कल्पना की कि जिसमें कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, सब कुछ सबका होगा, वर्ग विहीन ये समाज होगा, शोषण विहीन समाज होगा, राज्य विहीन समाज होगा। और ऐसे समाज में उत्पादन के साधनों पर पूरे समुदाय का नियंत्रण होगा। हर व्यक्ति अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन के संगठन में अपना योगदान देगा और जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उतना प्राप्त होगा। ऐसे आदर्श समाज की अब पूंजीवादी समाज के नाश के बाद स्थापना होगी। तो ये एक पूरा सिद्धांत है कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का, के ऐतिहासिक भौतिकवाद का, जिसको बहुत संक्षेप में मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो भी वीडियोस के माध्यम से जानकारी दी जा रही है वो आपको उपयोगी लग रही होगी। आप लोगों के फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। आपके मन में यदि कोई संशय हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट्स हो, तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर आप सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपका जिसमें ये लिंक शेयर किया जाता है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की समस्याओं के, आपके सवालों के मैं उचित जवाब दे पाऊँ, आपको संतुष्ट कर पाऊँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।